प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 20। दूसरी तरफ माधवी सुहानी की तस्वीर देखकर गुस्से से पागल हो रही थी। आखिर हर बार ऐसा क्यों होता है कि जिस पर मेरा हक होता है वो तुम्हें मिल जाता है। माधवी ने सुहानी की तस्वीर को देखकर गुस्से से कहा, नहीं, इस बार मैं मेरा हक तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलने दूंगी। माधवी ने गुस्से से जवाब दिया और कुछ सोचते हुए वो आर्यन के कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने अपने और सुहानी के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया। यह जानकर आर्यन की भौहें टेढ़ी हो गई। आर्यन, हम पूरे घर के सामने सुहानी को लालची साबित कर सकते हैं, और साबित करना क्या है, वो तो लालची थी और हमें तो बस उसकी सच्चाई सबके सामने लानी है ताकि उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए। माधवी ने समझाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, पर तुमने ये बात बताने में इतनी देर क्यों कर दी? अगर पहले ही बता देती तो आज मानव सेठी एम्पायर की रानी उस लड़की को ना बनाता। आर्यन ने माधवी को गुस्से से देखते हुए कहा, पहले मुझे ये पता नहीं था कि सुहानी मानव सेठी के साथ रह रही है, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सुहानी घर से भागी है। और जब मैंने सुहानी को देखा तो ये जानने की कोशिश करने लगी कि आखिर सुहानी यहाँ क्यों थी। माधवी ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा, हाँ ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे एक अच्छा सा योजना तैयार करना है। आर्यन ने कुछ सोचकर जवाब दिया। उसके बाद माधवी वहां से तुरंत चली गई। माधवी के जाते ही आर्यन ने किसी को कॉल किया। रिंग जा रही थी, कॉल रिसीव हुआ। हेलो बॉस, हमने उस लड़की का अबॉर्शन करवा दिया है और वो अभी ठीक है, बट कुछ दिनों तक सदमे में थी, बट आई थिंक अब ठीक है। कपिल, अब विनी के नखरे झेलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी अब मेरा मन उससे भर गया है, तो अब मैं उस बोरिंग गुड़िया से और नहीं खेल सकता, इसीलिए विनी को मार दो। आर्य ने ऑर्डर दिया। बॉस, मारने से पहले क्या हम लोग भी उसके साथ थोड़ा खेल लें? कपिल ने सवाल किया। तुम लोग भी ना? चलो ठीक है, खेल लो, बट प्लीज उसके बाद उसे जान से मार देना, क्योंकि मुझे उसकी लाश देखनी है, आर्यन ने कहा और कॉल काट दिया। उधर विनी एक कमरे में लॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन बच्चा क्यों नहीं चाहता था। आखिर ऐसा क्यों अक्सर होता था कि वो जब भी माँ बनती थी तो आर्यन उसे इसी बंगले में कैद कर देता था और यहाँ से तब तक नहीं लेकर जाता था तब तक उसका अबॉर्शन ना हो जाए। विनी गुमसुम अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी जोर से आवाज के साथ दरवाजा खुला। वो आवाज सुनकर विनी ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा तो वहां पर कपिल को देख अपनी नजरें घुमा ली। तभी अचानक विनी ने महसूस किया कि कपिल उसकी ओर ही आ रहा था। यह महसूस करते ही विनी ने चौंक कर कपिल की ओर देखा और हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आ रही हो? क्या तुमको मुझसे कुछ कहना है? अगर कहना है तो वहीं खड़े रहकर कह सकते हो, मेरे कान बहुत तेज है, दूर से भी सुन सकते हैं। कपिल अभी भी नहीं रुका। तभी अचानक विनी ने देखा कि कपिल ने अंदर आकर कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया था। यह देखकर विनी बहुत ज़्यादा घबरा गई। तुम क्या कर रहे हो कपिल? मैं तुम्हारे बॉस की होने वाली वाइफ हूँ, विनी ने हकलाते हुए कहा। काफ़ी दिनों से तुम हकीकत से दूर थी, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाता हूँ, कपिल ने बेहूदगी से हंसते हुए कहा और विनी को गंदी तरीके से घूरता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। यह देखकर विनी घबराकर खड़ी हो गई और भागने के लिए जैसे ही दरवाजे के पास गई, कपिल ने उसे पकड़ लिया और वापस बिस्तर पर पटक दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बॉस की होने वाली वाइफ हूँ, विनी ने बहुत ज़ोर से रोते हुए कहा। बट विनी के खूबसूरत जिस्म को देखकर कपिल को कहाँ कुछ सुनाई देने वाला था। कपिल आर्यन का राइट हैंड था और हमेशा जब भी आर्यन किसी लड़की को लाता था तो मन भरने के बाद वो उसे अपने बॉडीगार्ड्स को दे देता था। इसीलिए कपिल को पता था कि विनी भी कभी ना कभी उसे एक दिन जरूर मिलेगी। ऊपर से विनी का सो कॉल्ड ईगो से कपिल के साथ बात करना कपिल को बहुत गुस्सा दिलाता था, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता था। विनी ने कई बार कपिल के सबके सामने बेइज्जती भी की थी, जिससे कपिल चुपचाप गुस्से का घूंट पीकर रह गया था। बट आज उसे मौका मिला था अपना बदला पूरा निकालने का। फिर भला वो विनी को कैसे जाने दे सकता था। कपिल ने विनी के दोनों हाथों को ऊपर करके रस्सी से बांध दिया था और खुद एक एक करके उसके कपड़े फाड़ने लगा था।
बट वो विनी के चिल्लाने से काफ़ी परेशान हो रहा था, इसीलिए उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर विनी के मुंह में डाल दिया। कपिल ने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया और उसे चीरता हुआ उसके अंदर प्रवेश कर गया। लगातार विनी की आंखों से आंसू बह रहे थे और मुंह में कपड़ा होने की वजह से उसकी आवाज़ मुंह में ही दब गई थी। कपिल विनी के साथ मन भरने तक खेलता रहा। उसके बाद वो उठा और कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद एक एक करके सभी लोगों ने विनी के साथ ज़बरदस्ती की। विनी यही सोच रही थी कि जब आर्यन आएगा तो इन सब के बारे में उसे बताएगी, बट बेचारी विनी ये सब बताने के लिए जी नहीं पाई और ज़बरदस्ती के दौरान ही मर गई थी। बट इस समय विनी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा इंसान काफ़ी नाराज़ था कि आखिर ये उसकी बारी पर कैसे मर सकती थी। बट फिर भी उसकी हरकतें अभी भी नहीं रुकी, क्योंकि वो अब भी उस लाश के साथ अपनी हवस पूरी कर रहा था। सेठी बंगले में सुहानी मानव की बाहों में सोई हुई थी और मानव अपनी फाइलों को देख रहा था। तभी उसकी नज़र घड़ी पर गई तो उसने देखा कि 8 बज चुके हैं। मानव नीचे झुका और सुहानी के माथे पर किस कर लिया और कहा, उठ जाओ, कितना सोओगी, शाम हो गई है, चलना नहीं है क्या? ये सुनने के बाद सुहानी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। ये देखकर मानव मुस्कुराया। क्या तुम्हें डिनर पर नहीं चलना है? ठीक है, अगर नहीं चलना है तो खाओ घर का बोरिंग खाना। मानव ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और सुहानी को अपने ऊपर से आराम से उठाकर वापस सोफे पर आराम से सुला दिया और कंबल ओढ़ा दिया। उसके बाद वो दूसरे कमरे में होता हुआ बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। मानव के चले जाने के बाद सुहानी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि मानव कमरे में नहीं था। ये देखकर वो परेशान हो गई। मानव कहाँ है? हमें तो बाहर जाना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उठी नहीं और मानव बाहर चले गए? ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? सुहानी बहुत परेशान हो गई थी और पूरे कमरे में मानव को खोजने लगी। उसके बाद सुहानी ने मानव को दूसरे कमरे में भी चेक किया और उसके बाद उसने मानव को बाथरूम और चेंजिंग रूम में भी चेक किया और मानव वहाँ भी नहीं था। ये देखकर वो बेचारी सुहानी की आंखों से आंसू ही बहने लगे थे। उसके बाद सुहानी कमरे से बाहर निकली ताकि पता कर सके कि मानव कहाँ गया है। तभी सुहानी को ध्यान आया कि कमरा तो अंदर से लॉक था, मानव बाहर कैसे जा सकता था, क्योंकि इस कमरे का कोई दूसरा दरवाज़ा तो था ही नहीं। इसका मतलब मानव को ज़रूर कमरे में ही होना चाहिए। ये सोचकर सुहानी वापस कमरे में चली गई। सुहानी ने याद किया कि उसने मानव को बालकनी में चेक नहीं किया था, इसीलिए वो बालकनी में गई। मानव बालकनी में झूले पर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। ये देखकर सुहानी आगे बढ़ी और मानव के हाथों से सिगरेट छीनकर जमीन पर फेंक दी और उसे पैरों से मसल दिया ताकि उसकी आग बुझ जाए। आप सिगरेट भी पीते हैं क्या? इस समय सुहानी काफ़ी नाराज़ लग रही थी। सुहानी को देखकर मानव थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सुहानी इतनी जल्दी उठ जाएगी। इसीलिए उसने सोचा था कि सिगरेट पीने के बाद वो सुहानी को खुद ही तैयार करेगा, बट सुहानी तो खुद ही उठ गई थी और वो भी इतनी जल्दी। मानव सुहानी के आसपास रहते हुए भी कभी सिगरेट नहीं पीता था, इसीलिए सुहानी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मानव सिगरेट भी पीता था। मानव ने हाथ आगे बढ़ाकर सुहानी को अपने बाहों में खींच लिया, जिससे सुहानी मानव की गोदी में आ बैठी। आपने बताया नहीं? सुहानी ने नाराज़गी से पूछा। हाँ पीता हूँ, बट कभी कभी, और अगर तुम मेरे उठाने पर उठ जाती तो मैं सिगरेट नहीं पीता, इसीलिए इसमें सारी तुम्हारी ही गलती है। मानव ने जानबूझकर सुहानी को परेशान करने के लिए सारा दोष उस पर डाल दिया। क्या कहा आपने? एक तो गलती खुद करो और इल्ज़ाम मुझ पर? वाह जी वाह, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है डाल दो बचने का। सुहानी ने आंखें दिखाते हुए कहा। उसकी समुंदर सी गहरी और साफ आंखें बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसमें शिकायत भी नजर आ रही थी। मानव नीचे झुका और उसकी दोनों आंखों को चूम लिया। ये कैसी माफ़ी थी? देखिए, आप मुझे पिघलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए, सुहानी ने मुंह बनाते हुए कहा। यह सुनने के बाद मानव के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। मानव सुहानी के कंधे और गले को चूमने लगा। सुहानी के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसका चेहरा लाल हो गया। मानव ने सुहानी के कंधे पर हल्का सा काटा, जिससे सुहानी के मुंह से आह निकल गई। मानव सुहानी को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अपने दिल के हाथों बेबस सुहानी उसे रोक भी नहीं पा रही थी
और जो वो कर रहा था उसे करने दे रही थी। कुछ देर बाद सुहानी ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली थी और मानो उसके बगल में लेटा हुआ बस उसे ही देख रहा था। भूख की वजह से सुहानी जल्दी ही उठ गई तो देखा कि मानो उसे ही देख रहा था। ये देखकर सुहानी शर्मा गई और अपनी नज़रें झुका ली। तभी सुहानी ने महसूस किया कि मानव उसी की ओर बढ़ रहा था। सुहानी अपने गले पर मानव की सांसों को महसूस कर सकती थी। तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है, मानव ने बहुत धीरे से सुहानी के कान में कहा और बिस्तर से उठकर बालकनी की ओर बढ़ गया। ये सुनने के बाद सुहानी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वो उठकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सुहानी नहाकर बाथरोब पहने बाथरूम से बाहर निकली और शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखाने लगी। उसी समय मानव ने पीछे से उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। अभी नहीं, प्लीज़ जाइए, तैयार हो जाइए, सुहानी ने मानव के सीने पर धक्का देते हुए कहा। उसके बाद मानव मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर कमरे से बाहर निकले और सीढ़ियों से नीचे की ओर ही जा रहे थे कि तभी सुहानी का पैर फिसल गया। सुहानी गिरती इससे पहले ही मानव ने उसे पकड़ लिया। सुहानी चिंतित होते हुए, तुम ठीक हो सुहानी? हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद मानव ने सुहानी को मजबूती से पकड़ लिया और नीचे उतर गया। दूसरी तरफ दीवार के पीछे छिपी माधवी ये देखकर कि सुहानी गिरी नहीं थी, गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कस ली और वहाँ से चली गई। सुहानी और मानव बाहर की ओर निकल गए, बट उनको ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर आर्यन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हंस लो सुहानी, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट कभी भी आने वाली नहीं है। और इस बार मैं देखता हूँ कि दादा और दादी तुम्हें कैसे माफ़ करते हैं, आर्यन ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। सुहानी मानव के कंधे पर अपना सर रखे हुए थी। इस बार वो ये जानने के लिए उत्सुक थी, बहुत थी, कि वो कहाँ जा रहे हैं, बट उसे भी पता था कि रिजल्ट उसकी उम्मीदों से परे होगा। वैसे क्या डिनर पर लेकर जाने का कोई ख़ास कारण है क्या? सुहानी ने सवाल किया। तुम्हें डिनर पर लेकर जाने के लिए मुझे किसी कारण की ज़रूरत नहीं है, बट फ़िलहाल एक कारण तो है, मानव ने जवाब दिया। क्या कारण है? इस बार सुहानी बहुत एक्साइटेड लग रही थी। बताऊंगा, लेकिन डिनर के बाद, मानव ने सुहानी के गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा। सुहानी ने फिर से अपना मुंह बना लिया और दूसरी तरफ घुमा लिया। सुहानी ने अपना मुंह बना लिया और दूसरी तरफ घुमा लिया। कुछ देर बाद गाड़ी मंजिल पर पहुंच गई थी। पहले मानव गाड़ी से बाहर निकला और सुहानी के लिए हाथ बढ़ाया। उसके बाद सुहानी भी गाड़ी से बाहर निकली और मानव के साथ चलने लगी। आगे चलकर सुहानी ने देखा कि दो फीमेल्स अपने हाथों में एक बोर्ड पकड़े हुए थी जिस पर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ था। ये पढ़कर सुहानी हैरानी से मानव को देखने लगी। अंदर चलो, पता चल जाएगा, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा और सुहानी को अंदर लेकर गया। मानव की बातों ने सुहानी की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी थी। वो सोच रही थी कि आखिर बोर्ड पर लिखी बातों का क्या मतलब था, आखिर उसे किस चीज़ के लिए बधाई दी जा रही थी। अंदर जाने के बाद सुहानी ने देखा कि अंदर फिर से वैसा ही बोर्ड, दो आदमी अपने हाथों में पकड़े हुए थे। ये देखकर सुहानी अब और खुद को रोक नहीं पाई और पूछ ही लिया, इसका क्या मतलब है मानव? मुझे किस चीज़ के लिए बधाई दी जा रही है? मानव कुछ बोलता उससे पहले ही एक दूसरा नौजवान मानव के पास आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। उस नौजवान ने काला कोट और पैंट पहना हुआ था। उस नौजवान ने कहा, सर सब कुछ रेडी है। उसकी बात सुनकर मानव मुस्कुराया और सर हिला दिया। उसके बाद वो नौजवान वहाँ से चला गया। क्या रेडी है? सुहानी ने हैरानी से सवाल किया। मानव ने कुछ भी नहीं कहा और होटल के अंदर जहाँ पर बीच साइड था वहाँ लेकर गया। वहाँ का नज़ारा देख सुहानी तो एकदम हैरान रह गई। ये कितना खूबसूरत है। वो नज़ारा देखकर हैरानी कुछ ही देर में नमी और फिर प्यार में बदल गया था। उसकी आंखें नम हो गई थी। ये क्या? इसकी परमिशन मैंने तुम्हें नहीं दी थी, मानव ने सुहानी की नम आंखों को देखते हुए कहा। उसके बाद मानव ने सुहानी के लिए चेयर खींची और सुहानी उस पर बैठ गई और मानव भी उसके बगल में बैठ गया। वहाँ पर सब कुछ सुहानी की पसंद का ही था। मानव ने सबसे पहले जूस सर्व किया। ये सुहानी की सेहत के लिए अच्छा था और अब सुहानी जूस पी रही थी तो वो खुद कैसे वाइन पी सकता था।
इसीलिए उसने भी अपने लिए जूस सर्व किया। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये सब किस लिए है? अब सुहानी के सब्र का बांध टूट रहा था। तुम्हारा रिजल्ट आ गया है और तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है और ये सब उसी खुशी में है। मानव ने और ज़्यादा इंतज़ार करवाना ठीक नहीं समझा और बता दिया, क्या मेरा रिजल्ट आ गया है? कब आया? सुहानी ने खुशी से सवाल किया। 2 हफ्ते पहले, मानव ने बताया। तो क्या मैं अब कंपनी ज्वाइन कर सकती हूँ? सुहानी ने हिचकिचाते हुए सवाल किया। लेकिन अपना ख्याल रखोगी पक्का? सुहानी ने मानव की बातों को बीच में काटते हुए आश्वासन देते हुए कहा। फिर मानव ने कहा, ठीक है, जा सकती हो, लेकिन तुमको अपना ख्याल रखना होगा। सुहानी, हाँ मानव, हर हफ्ते टाइम पर मेडिकल चेकअप कराना होगा। सुहानी ने कहा, मैं सब कुछ करवा लूँगी। और फिर मानव ने सुहानी की ओर देखते हुए कहा, और रोज़ मुझे ढेर सारा प्यार करना होगा। तभी सुहानी ने शर्माते हुए कहा, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। 1 मिनट, क्या कहा आपने? ये सुनने के बाद मानव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, पर सुहानी का चेहरा लाल हो गया था। आप मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं, जाइए, अब मुझे कुछ भी नहीं खाना है, सुहानी ने नाराज़गी से कहा। और जैसे ही खड़ी होने को हुई, मानव ने उसे खींचकर वापस बैठा दिया। अच्छा सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। सुहानी ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली जहाँ पर नीला समुंदर था। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम गुस्से में और भी ज़्यादा क्यूट लग रही हो, और अब ऐसे में मुझसे कोई गलती हो गई तो इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, मानव ने फिर से छेड़ने के लहजे से कहा। यह सुनने के बाद तो सुहानी पहले से और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई और खड़ी हो गई। मानव ने उसे फिर से बैठाया और माफ़ी मांगते हुए कहा कि अब वो और परेशान नहीं करेगा। फाइनली उन लोगों ने खाना खाना शुरू किया। अचानक मानव का मोबाइल फ़ोन बजा। ये देखकर मानव बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद फ़ोन दोबारा बजा। उठा लीजिए, शायद कुछ ज़रूरी होगा, सुहानी ने जवाब दिया। मानव ने फ़ोन उठाया। हाँ बोलो, क्यों परेशान कर रहे हो? उधर का जवाब सुनकर मानव के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। क्या? इधर का जवाब सुनकर मानव ने चौंकते हुए कहा। मानव ने सुहानी की ओर देखा। सुहानी भी उसे परेशान नज़रों से देख रही थी। ये देखकर मानव ने कहा, ठीक है, मैं कल आकर देखता हूँ। उसके बाद मानव ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। सब ठीक तो है ना? सुहानी ने परेशान होते हुए सवाल किया। हाँ, सब कुछ ठीक है, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, बट वो खुद भी अब काफ़ी परेशान हो गया था। मानव, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो क्या हम घर चलें? सुहानी ने सवाल किया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा। डिनर करने के बाद वो दोनों जल्दी ही घर के लिए रवाना हो गई। सुहानी इस समय गहरी नींद में सो रही थी, बट मानव अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अगली सुबह जब सुहानी उठी तो उसने देखा कि मानव हमेशा की तरह वहाँ पर नहीं था। सुहानी ने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद मानव ऑफिस के लिए निकल गए होंगे। वैसे भी कल रात डिनर के समय उससे मानव को परेशान देखा था। सुहानी जब तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो देखा कि घर में फिर से कोई नया तमाशा चल रहा था। आर्यन माधवी की सच्चाई के बारे में दादा दादी को बता रहा था कि कैसे उसने आर्यन को उसके पैसों के लिए अपने प्यार के जाल में फंसाया था। वही माधवी साइड में अपना सर झुकाए खड़ी थी। ये सुनकर सुहानी काफ़ी हैरान थी, क्योंकि ये सब वो इंसान कह रहा था जो खुद अपने ही पत्नी के साथ वफादार नहीं था और 2 महीने बाद ही किसी और लड़की को घर लेकर आ गया। खैर जो भी हो, वैसे भी सुहानी को ये देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपने कमरे की ओर मुड़ी ही थी कि तभी माधवी रोते हुए सुहानी के गले से आकर लग गई। सुहानी प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं तेरी बहन हूँ ना, और तू तो मुझे कितना प्यार भी करती है। देख, तू नहीं चाहती थी कि किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चले, इसीलिए मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया, बट अब मुझे घर से निकाला जा रहा है तो क्या तेरा फ़र्ज़ नहीं बनता है मुझे बचाने का? माधवी ने रोते हुए कहा। माधवी की बात सुनकर घर के सभी लोगों ने उन दोनों को चौंकते हुए देखा। सुहानी खुद हैरान थी कि जो बहन कभी ठीक से उससे बात तक नहीं करती थी, भला मुझसे कैसे प्यार से बात कर सकती थी। इसीलिए यहाँ आने के बाद सुहानी ने माधवी से दूरी बना ली थी, क्योंकि माधवी सुहानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। क्या माधवी तुम्हारी बहन है? मीनाक्षी जी ने गुस्से से देखते हुए सवाल किया।
मीनाक्षी जी के गुस्से को देखकर सुहानी डर से कुछ नहीं बोल पा रही थी। माधवी ने उसी बात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और कहा, हाँ दादी जी, सुहानी मेरी बहन है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए तो जब मैं भागी थी तो सुहानी मेरा जाना बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और वो भी भागकर यहाँ आ गई। हम दोनों ने तय किया था कि हम दोनों इस घर में खुशी खुशी रहेंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा था क्योंकि मानव ने सुहानी से शादी भी कर ली थी। बस मेरी ही शादी बाकी थी, बट उससे पहले ही सबको हम दोनों बहनों के बारे में पता चल गया। इतना बोल माधवी फिर से रोने लगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पोते को पैसों के लिए बहकाने की, और मैं तुम्हारी शादी को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, तो तुम भी अपनी प्यारी बहन के साथ मेरे घर से बाहर निकलो। मीनाक्षी जी ने सुहानी को गुस्से से देखते हुए कहा, क्योंकि उसे सुहानी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। घर के सभी लोग सुहानी को घृणा की नज़रों से देख रहे थे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरा विश्वास कीजिए, सुहानी ने अपनी सफाई देते हुए कहा। अच्छा तो ज़रा ये बताओ कि माधवी तुम्हारी बहन है? राहुल सेठी ने गुस्से से देखते हुए सवाल किया। सुहानी ने अपनी नज़रें झुकाकर हाँ में जवाब दिया। देखा माँ, ये दोनों बहनें योजना बनाकर इस घर में आई थी ताकि सेठी परिवार की आंखों में धूल झोंक सके, सेठी एम्पायर पर अपना राज कर सके, और ये सुहानी तो इसमें कामयाब भी हो गई है। राहुल सेठी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आज ही सुहानी को बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर टीम से हटा रहा हूँ और अब सुहानी का सेठी कंपनी पर कोई हक नहीं होगा। अधिराज सेठी ने गुस्से में जवाब दिया। ये सुनने के बाद तो राहुल और आर्यन के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे थे। आखिरकार उन्हें जीत हासिल हो ही गई थी। नहीं दादी जी, मत कहो अपनी गंदी जुबान से मुझे दादी जी, मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ। मीनाक्षी जी ने सुहानी की बातों को बीच में काटते हुए गुस्से से कांपते हुए कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही मैंने किसी को फंसाया और ना ही मैंने कोई योजना बनाई है। बोलते हुए सुहानी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। कितनी बेशर्म है ये लड़की, अभी भी अपनी सच्चाई कबूल नहीं कर रही है। माँ पापा, हमें इस लड़की को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। राहुल ने गुस्से से जवाब दिया। बहन, अब सबको हमारे बारे में पता चल गया है, इसीलिए ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। माधवी ने भी अपना नाटक जारी रखते हुए कहा। हाँ, माधवी नाटक ही कर रही थी, क्योंकि जब उसने अपने और सुहानी के रिश्ते के बारे में आर्यन को बताया था, तब आर्यन ने माधवी के अकाउंट में 80 करोड़ रुपए डाल दिए थे और माधवी के ही अकाउंट से पूरे 40 करोड़ रुपए सुहानी के अकाउंट में डाल दिए थे। और ये नाटक जो कि माधवी कर रही थी, आर्यन के ही दिमाग की उपज थी। आर्यन ने माधवी से वादा किया था कि एक बार ये लोग तुम्हें और सुहानी को घर से बाहर निकाल दे, फिर वो माधवी को कोर्ट में ले जाकर शादी कर लेगा। इतना अच्छा गोल्डन चांस माधवी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। बट जब उसने पूछा था कि घर से निकल जाने के बाद क्या दोबारा उसका परिवार माधवी को स्वीकार करेगा, तब आर्यन ने दिलासा देते हुए कहा था कि माधवी को इस पुराने घर में रहने की क्या ज़रूरत है, वो उसके लिए एक नया वेला खरीद देगा। और वैसे भी मेरी पत्नी बनने के बाद मैं सभी लोगों को तुम्हें स्वीकार करने के लिए मना ही लूँगा। यही कारण था कि माधवी इस नाटक के लिए तैयार हो गई थी। बट बेचारी माधवी ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि आर्यन माधवी का इस्तेमाल कर रहा था ताकि सुहानी को सेठी एम्पायर से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से ही राहुल और आर्यन के सारे इलीगल फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, जिससे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था और कंपनी को काफ़ी ज़्यादा संख्या में फ़ायदा हो रहा था, जिससे अधिराज सेठी बहुत खुश थे। एक बार यदि माधवी इस घर से बाहर निकल गई तो फिर आर्यन उसकी ओर देखने भी नहीं वाला था। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि माधवी 7 साल पहले आर्यन नाम की किसी लड़के के साथ घर से भाग गई थी, बट मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो आर्यन यही निकलेंगे। सुहानी ने सफाई देते हुए कहा। देखा माँ, सुहानी के बेतुके बहाने, और अब ये तो मानव के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, और कौन जाने कि ये बच्चा मानव का है भी या नहीं। पता नहीं कितने अमीरों के साथ रातें रंगीन की होगी तुमने। राहुल ने घृणा भरी नज़रों से देखते हुए कहा। ये सुनकर तो जैसे
सुहानी को धक्का सा लगा क्योंकि अब उसके बच्चे पर भी सवाल उठाया जा रहा था। हाँ डैड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस रात जब मानव घर पर नहीं था तब मैं किचन में पानी पीने गया हुआ था। तभी मैंने देखा कि कोई लड़की आकर मुझसे पीछे से लिपट गई। जब मैंने मुड़कर देखा तो सुहानी थी। मैंने उसे कहा भी कि ये सब गलत है क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो। आर्यन ने भी मौके पर चौका मारते हुए कहा, आप सब झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बोलिए। वो आप ही थे जो मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहे थे। सुहानी ने भी आर्यन को गुस्से से जवाब दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखा माँ, इस दो कौड़ी की लड़की की हरकतें। जब सारी पोल खुलने लगी तो सारा दोष मेरे बेटे आर्यन पर डाल दिया। आरती ने भी सुहानी को घृणा भरी नज़रों से देखते हुए मीनाक्षी जी से कहा, नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। सुहानी बार बार यही बोल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हो रहे थे। तुम अभी भी इस घर में खड़ी क्यों हो? बाहर निकलो यहाँ से, राहुल ने गुस्से से देखते हुए कहा। हालांकि राहुल का तो मन था कि वो सुहानी के बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए घर से बाहर निकाले, बट वो मानव के गुस्से को बहुत अच्छे से जानता था। वो जानता था कि मानव उस पर तो बिल्कुल भी दया नहीं करेगा। तुमने सुना नहीं राहुल ने क्या कहा? बाहर निकलो इस घर से, मीनाक्षी जी ने गुस्से से जवाब दिया। अचानक सुहानी के कदम लड़खड़ा रहे थे, बट फिर भी सुहानी ने हिम्मत की और अपने कमरे से अपना मोबाइल लेने के लिए जा ही रही थी कि आर्यन ने सुहानी का रास्ता रोक लिया। अंदर कहाँ जा रही हो? कहा ना, ये घर तुम्हारा नहीं है और ना ही यहाँ का कोई सामान। इनफैक्ट ये कपड़े भी तुम्हारे नहीं हैं, बट तुम एक लड़की हो और मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ, इसीलिए तुम्हें कपड़े उतारने को नहीं कह रहा। आर्यन ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आर्यन का जवाब सुन सुहानी ने अपने कपड़ों को पकड़ लिया। ए लड़की, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? माँ जी ने क्या कहा? बाहर निकलो इस घर से। आरती ने भी गुस्से से सवाल किया। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी हालत में कहाँ जाए, इसीलिए वो मीनाक्षी जी के पास आकर खड़ी हो गई। पर सुहानी जैसे ही कुछ बोलने को हुई, माधवी ने जल्दी से आकर सुहानी को फिर से गले लगा लिया। मेरी प्यारी छोटी बहन सुहानी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। माधवी की हरकतें देख सुहानी गुस्से से कांप रही थी। अब सुहानी भी ये समझ रही थी कि माधवी क्या करने की कोशिश कर रही थी, बट इससे उसका क्या फ़ायदा हो रहा था ये सुहानी को समझ नहीं आ रहा था। सुहानी अपनी लड़खड़ाते कदमों से बाहर की ओर निकल गई। राहुल और आर्यन उसे जाता हुआ देख मुस्कुरा रहे थे। वहीं मीनाक्षी जी की आंखें नम थी क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुहानी ऐसा कुछ भी कर सकती है। तभी सुहानी का सर चकराने लगा और वो किसी की मजबूत बाहों में बेहोश हो गई। उस नौजवान को देखकर राहुल और आर्यन के होठों की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई थी और वो और कोई नहीं, मानव ही था। सुहानी का बैंक अकाउंट मानव के पास ही था और कल रात उसके मोबाइल पर किसी असिस्टेंट गौरव ने ये मैसेज भेजा था कि माधवी के अकाउंट से सुहानी के अकाउंट में 40 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुआ था और उससे पहले ये पैसे आर्यन ने माधवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। ये मैसेज पढ़कर मानव हैरानी से ये सोचने लगा था कि आखिर आर्यन ने ऐसा क्यों किया होगा। इसीलिए वो आज जल्दी घर आ गया था ताकि आर्यन से इसका रीज़न जान सके। परंतु तभी उसने देखा कि सुहानी अपने पीले चेहरे के साथ बाहर जा रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके बाद वो बेहोश हो गई, बट वो नीचे गिरती उससे पहले ही मानव ने आगे बढ़कर जल्दी से सुहानी को पकड़ लिया। उसने माधवी को सुहानी से दूर धकेल दिया जिससे माधवी जमीन पर जा गिरी। यह देखकर आर्यन और राहुल को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बट अधिराज सेठी और माधवी जी की बाहें सिकुड़ गई। सुहानी मेरी बहन है, माधवी ने जवाब दिया। क्या तुम्हारी बहन? कल तक तो नहीं थी, फिर आज अचानक कैसे बन गई? मानव ने अपनी बाहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। वो सच कह रही है, सुहानी माधवी सच में सुहानी की बहन है। ये बात सुहानी ने खुद स्वीकारी है, मीनाक्षी जी ने जवाब दिया। ये सुनने के बाद उसकी पकड़ सुहानी पर और तेज हो गई क्योंकि उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो सुहानी को उससे दूर ना ले जाए। ये झूठ है, सुहानी का इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई परिवार नहीं है। सिर्फ मैं ही इकलौता उसका परिवार हूँ। और अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए
तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये सुनने के बाद माधवी का तो जैसे सदमा ही लग गया था, क्योंकि वो देख सकती थी कि मानव उसके लिए कितना पागल था। मानव सुहानी को लेकर वहाँ से जाने लगा, बट मीनाक्षी जी ने उसे रोक लिया। सुहानी गर्भवती है, ऐसे में इसे डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए प्लीज़ इसे रूम में लेकर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलवाती हूँ। मानव ने ऐसा ही किया। आखिरकार वो सुहानी की सेहत को लेकर कोई रिस्क कैसे ले सकता था। माधवी सुहानी की बहन थी, इसीलिए उसे अंदर भी आने से रोका नहीं गया। माँ, ये आपने क्या किया? वो लड़की बहुत चालाक है और मुझे उम्मीद है कि वो अभी भी नाटक ही कर रही होगी। राहुल ने नाराज़गी से कहा। जो भी हो राहुल, बट उसके पेट में सेठी परिवार का चिराग है, ऐसे में हम लापरवाही नहीं कर सकते हैं। माना सुहानी ने गलत किया है, बट उसकी सज़ा हम सेठी परिवार के चिराग को तो नहीं दे सकते थे। मीनाक्षी जी ने समझाते हुए कहा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है राहुल, इसमें सेठी परिवार के चिराग की कोई गलती नहीं है, इसीलिए उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अधिराज सेठी मीनाक्षी जी की बातों से सहमत थे। ये सुनने के बाद तो राहुल के दिल में आग ही लग गई और आर्यन भी कुछ खास खुश नहीं था। हालांकि फिर भी उसे यह संतुष्टि थी कि अब उसकी बंद फैक्ट्रियां खुल जाएगी। बट राहुल काफ़ी परेशान लग रहा था, क्योंकि उसे बार बार यही डर सता रहा था कि कहीं मानव सब कुछ ठीक ना कर दे। माधवी ने भी जलन की वजह से अपनी मुट्ठियां कस रही थी। हर बार सुहानी ही इतनी लकी क्यों होती थी? माधवी जलन की वजह से पागल हो रही थी। उधर कमरे में सुहानी बेहोश थी और डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। क्या हुआ है सुहानी को? मानव ने परेशान होकर सवाल किया। इनका बीपी लो हो गया था, फिलहाल ये ठीक है, बट मुझे लगता है कि आपको इन्हें साइकियाट्रिस्ट दिखाना चाहिए, डॉक्टर ने जवाब दिया। मानव ने सर हिला दिया। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला गया। मानव ने मीनाक्षी जी को बाहर आने के लिए कहा। मानव हॉल में खड़ा सभी लोगों के चेहरे देख रहा था। मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर क्या हुआ था? मानव ने सवाल किया। उसके बाद राहुल ने आगे बढ़कर उसके और माधवी के बारे में बता दिया कि कैसे माधवी और सुहानी ने इस परिवार की बहू बनने की योजना बनाई और माधवी ने आर्यन को फंसाया और सुहानी ने तुमको। यह सुनने के बाद मानव का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। आपके बेटे के पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि मेरे पास भी दिमाग नहीं होगा? मानव ने भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। यह सुनने के बाद तो आर्यन चिढ़ गया। तुम कहना क्या चाहते हो? दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास ही है, मेरे पास नहीं, आर्यन ने गुस्से में सवाल किया। फिलहाल तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, बट यदि आपको हिंदी समझ नहीं आ रही तो फिर आप ही बताओ कि कौन सी भाषा में बात करूं? मानव ने बेरुखी से जवाब दिया। ये कैसा जवाब है मानव? वो तुम्हारा बड़ा भाई है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उससे ठीक से बात करनी चाहिए, अधिराज सेठी ने डांटते हुए कहा। वो बेशक मुझसे बड़ा हो सकता है, बट उसके चरित्र पर मुझे बहुत ज़्यादा शक है, क्योंकि ताऊजी ने कहा था कि माधवी आर्यन के साथ 7 साल पहले ही घर से भाग गई थी। बट फिर 3 साल पहले जो ताऊजी ने विनी को सभी लोगों से आर्यन की पत्नी कहकर मिलवाया था, वो क्या है? मानव ने सवाल किया। इस बार परेशान होने की बारी राहुल और आर्यन की। अधिराज सेठी भी ये बात करके हैरान हो गए, क्योंकि वो तो विनी को भूल ही गए थे। विनी कहाँ है आर्यन? और अगर तुम 7 साल से इस लड़की के साथ थे तो फिर विनी कौन है और वो अभी कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। यह अधिराज सेठी का आदेश था। यह सुनने के बाद तो आर्यन के माथे से पसीना निकलने लगा, क्योंकि विनी तो मर चुकी थी और उसने ही तो विनी को मरवाया था। दूसरी तरफ माधवी का दिल अपने दोस्त से मिले धोखे की वजह से जल रहा था। लेकिन यहाँ तक कि मानव की बात भी चल रही थी और ना मेरे डैड तो सिर्फ मानव को एक धोखेबाज लड़की से बचा रहे थे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये दोषी बनाने में क्यों लगा हुआ था। आर्यन ने हकलाते हुए आवाज़ में कहा। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ताऊजी ने ज़िंदगी में पहली बार मेरे बारे में इतना अच्छा कैसे सोच लिया। कहीं उनका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा ताऊजी हूँ, राहुल ने गुस्से से जवाब दिया। दादाजी,
अपने पोते ने चाहे लाख गलतियां ही क्यों ना की हो, बट आप उसे हमेशा माफ़ कर देते हैं, और मेरी पत्नी ने तो कोई गलती भी नहीं की थी, बट फिर भी आपने उसे कंपनी से बाहर कर दिया। क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मेरी पत्नी है? अब तो मुझे शक हो रहा है कि आपने कभी मुझे अपना पोता माना भी है या नहीं। मानव ने कहा। मानव की बात अधिराज सेठी के सीधे दिल पर जा लगी और उनकी आंखें नम हो गई। मानव अधिराज सेठी के भाई का पोता था, वो भाई जिसे वो बहुत ही प्यार करते थे। अपने भाई के आखिरी पलों में मिस्टर सेठी ने खुद से वादा किया था कि वो मानव को बहुत ज़्यादा प्यार देगा, ताकि मानव कभी भी उन्हें पराया ना समझ सके। बट आज जो मानव ने कहा था, ये सुनने के बाद मिस्टर सेठी लड़खड़ा गए थे। ये देखकर मीनाक्षी जी परेशान होकर और उन्हें संभालना, डैड आप ठीक तो है ना? राहुल भी परेशान हो गया। अब मानव को भी अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा हो रहा था। मिस्टर सेठी वहीं सोफे पर बैठ गए थे। मानव उनके आगे जाकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और मिस्टर सेठी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे माफ़ कीजिए दादाजी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता था, बट आपको भी तो ये समझना चाहिए था कि अगर आपको सुहानी के बारे में कुछ भी पता चला तो आपको सबसे पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, ना कि ऐसी हालत में उसे सीधे घर से निकाल देना चाहिए था। तुम शायद सही कह रहे हो मानव, मुझे तुमसे बात किए बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। मिस्टर सेठी ने अपने किए पर शर्मिंदा थे, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि राहुल, आर्यन और माधवी की बातों में कितनी सच्चाई थी? मिस्टर सेठी ने सवाल किया। माधवी को मैं जानता तो नहीं हूँ, बट एक बार सुहानी ने माधवी का नाम लिया था और कहा था कि उसकी माधवी नाम की बहन है, और अगर सुहानी ने इस माधवी को अपनी बहन कहा है तो सच ही होगा। बट इसके अलावा इन लोगों ने आपसे जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सिर्फ एक झूठ है। और रही बात माधवी की योजना की, तो वो उसने सिर्फ खुद के लिए बनाई होगी, और जहाँ तक मुझे पता है माधवी ने मेरी पत्नी को मेरे साथ पहली बार ही देखा है और देखते ही ऐसी वाहियात सी योजना बना ली। मानव ने बताया, यदि ऐसा है तो माधवी ने सुहानी के अकाउंट में 40 लाख रुपए क्यों भेजे? राहुल ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।